थ्योरी एक फॉल्स थ्योरी है, वो सही थ्योरी तो नहीं है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वुलर ने फिर उस वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या किया, उसने उसको अपडेट किया और अपडेट हुई, और अपडेट होने पर क्या हुआ, आपके पास वही वाइटल फोर्स थ्योरी आज हम ऐसे पढ़ते हैं कि हम उसको क्या कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से भी हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जनरेट कर सकते हैं, बट इन अ लेबोरेटरी, क्लियर, विद कंडीशंस, आई रिपीट, विद कंडीशंस। उसके बाद आपके पास अगली बात आती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, बड़ा प्यारा, इसको समझ लीजिएगा, ये जो वर्ड है अपने आप को खुद से एक्सप्लेन कर रहा है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, ये वर्ड है जी, डी स्ट्रक्ट, डी का मतलब होता है तोड़ना, टूटना, तोड़ फोड़, स्ट्रक्ट वर्ड लिया गया स्ट्रक्चर से, और आईवी जो है वो हेल्पिंग के तौर पे यूज हुआ ताकि उसको जोड़ा जा सके। तो यहां पे डिस्ट्रक्टिव, उसके स्ट्रक्चर को तोड़ना, किसके, अगली बात है डिस्टिलेशन, तोड़कर क्या करना, तहलील कर देना, ठीक है, तहलील कर देना, किसमें, डिस्टिलेशन, उसकी लिस्ट से, ठीक है, यानी उसकी प्रोडक्ट्स के अंदर कह लें, कंपोनेंट्स के अंदर कह लें। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है क्या, वो देखिए, आप क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को, किसको, क्रूड ऑयल को एक फर्नेस के अंदर स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं जी, रखते हैं, गुजारते हैं। जब हम वहां से गुजारते हैं तो वहां पर जो क्रूड ऑयल है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर टूटता है, और टूट करके अपने कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो जाता है, तहलील हो जाता है, डिस्टिल हो जाता है। अब वहां पर क्या होता है, उसके नतीजा में आपको डीजल अलग से मिल जाता है, कैरोसिन अलग हो जाता है, गैसोलीन अलग हो जाता है, तारकीन अलग हो जाता है, यानी जो ऑयल्स हैं ये डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, डिफरेंट शेल्स पर अपने आप में अलग अलग होकर के हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और इन द एंड जो हमें हमारे पास बाकी बचता है वो वेस्ट बच जाता है, और वो वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है, उसको आग लगाए तो आग भी नहीं लगती, तो उसमें इम्प्योरिटीज की तादाद भी नहीं जाता है। क्लियर है जी, समझ बात करिए। अच्छा, मजेदार की बात आपको एक और बता दूं, याद रखिएगा, क्रूड ऑयल जब आपके पास निकलता है ना जमीन में से, अर्थ क्रस्ट में से, जहां पर क्रूड ऑयल मौजूद होता है, तो वहां पर आप जाकर आग एक बार छोड़कर क्या, आप लाख बार भी लगाते रहे, क्रूड ऑयल को आग नहीं लगेगी। सवाल अगर आ जाए वाई, क्या कहेंगे, एनीबॉडी, याद रखिएगा, क्रूड ऑयल इसलिए उसको आग नहीं लगती क्योंकि ये इम्प्योर होता है, क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज की तादाद इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि वो उसको जलने नहीं देती। रॉकी मटेरियल इसके अंदर इतने ज्यादा होते हैं, हैवी मेटल इसमें इतने ज्यादा होते हैं, उसको जलने नहीं देते, आग नहीं लगती इसमें, ठीक है। ये बहुत थिक होता है, बहुत स्मेली होता है, कोई यूं कह लें ब्लैकिश, ग्रीनिश, ब्राउनिश मिक्स कर लें तो जैसा कलर बनता है वो वैसा कलर होता है, ग्रीस टाइप सर, ग्रीस कह लें आप, ग्रीस टाइप कह लें, लेकिन ग्रीस नहीं, ग्रीस कुछ और चीज है, अच्छा कुछ और, वो बहुत अलग चीज है, समझ में आ रही है बात के लिए, जो मोबाइल ऑयल, मोबाइल भी वो भी यहीं से निकलता है, अच्छा, इसके अंदर से निकलता है, इसके अंदर से निकलता है मोबाइल, समझ में आ गई बात के लिए, अच्छा उससे भी थिक होता है ये, वो तो कुछ भी नहीं थिक होता, मोबाइल से भी थिक होता है, उससे ज्यादा थिक होता है, इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये जिसको पकड़ेंगे ऐसे करेंगे हाँ, तो आपके हाथों में बकायदा आपको सॉलिड पार्टिकल्स जो वो फील होंगे बाकायदा, अच्छा अच्छा, ठीक है, वो पार्टिकल्स भी फील होंगे, रॉकी मटेरियल फील होगा, क्लियर है जी। उसके बाद देखिए जी अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ईथर, ईथर इज अ फंक्शनल ग्रुप, यू नो वेरी वेल एवरीवन, इसका फार्मूला है, फार्मूला किसी का भी आ सकता है, लेकिन चले जो है रैंडमली हमने क्वेश्चन देखे, उसमें ईथर का है तो ईथर का देख लेते हैं। ईथर का फार्मूला क्या है, आर ओ
आर। अब ये दोनों के दोनों आर सेम भी हो सकते हैं। कोई कहेगा सर वो इसमें तो यहाँ पे डैश लगी हुई है, डैश लगी हो या ना लगी हो, ठीक है, एक बात समझ लें, वो सिर्फ इसलिए लगाया है ताकि बताया जा सके कि वो आप ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। आर का मतलब आपको पता ही है कि नहीं पता, अल्काइल ग्रुप, CH ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर मीथेन लगा हुआ है, अब अगर यहाँ पे मीथेन लगा हुआ है तो माइट भी पॉसिबल इधर मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोलेन, डिकेन, कुछ भी हो सकता है, पड़ेगा कुछ भी। समझ आई बात नहीं आ रही? ये भी पॉसिबल है कि इधर भी मीथेन हो, आप कुछ भी लगा लें करेक्ट है, कुछ भी लगा दें करेक्ट है, बस बात इतनी समझ लें। आर इधर हो, आर ही इधर हो, दरमियान में ऑक्सीजन है तो आपके पास ये क्या है, ईथर है, ये क्या है, ईथर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर मीथेन है, इधर प्रोपेन है, इधर ब्यूटेन है, इधर हेप्टेन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है जी? उसके बाद देखें आपके पास है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ फूड। आपके जितना भी एडिबल स्टफ मौजूद है जो कि आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, रोटी है, बर्गर है, शवारमा है, पिज्जा है, या मीट है, या आप व्हाटएवर कुछ भी जो एडिबल स्टफ यूज करते हो खाने के लिए, वो सारा का सारा क्या है, ऑर्गेनिक है। तो सब के सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग हो, मटन हो, फिश हो, कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी जो एडिबल स्टफ है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? अब आप में से कोई अगर सोलर पे चलता हो तो वो मैं उसको कुछ कह नहीं सकता, अदरवाइज एडिबल स्टफ वो तो सारा का सारा क्या है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद आगे जी कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है जरा देखिएगा। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन, आई रिपीट, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन, जिसके नतीजा में वो एक लॉन्ग चेन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, वो फिर चाहे ओपन में हो, वो चाहे क्लोज में हो, वो चाहे ओपन में हो, वो चाहे क्लोज में हो, तो वो चाहे उसके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐड हो या सारे सिंगल बॉन्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन to make complex structure or chain, that is called catenation, that is called catenation। is that clear? उसके बाद आपके पास बात आती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की अब हम बात करते हैं, आइसो का मतलब होता है, अब यहाँ पे आइसो की जो मानी है ना वो अलग देखिए। एक मतलब आता है आइसो का 2, ठीक है जी, एक मतलब आता है आइसो का चेंज, ठीक है, डिफरेंट, वर्सटाइल, वैरायटी क्या सकते हैं। समझ में आ रही बात? बात एक ही है, दो या दो से ज्यादा हो, बात तो वही है ना, डिफरेंस आ रहा है, चेंज आ रहा है, फर्क आ रहा है। अब आइसो, फिर आता है वर्ड मर। मर का मतलब होता है यूनिट। फिर आता है इलम। इलम का मतलब होता है फिनोमेना। क्लियर? अब है क्या ये फिनोमेना आइसोमेरिज्म? फिनोमेना ये है, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जैसे कि मिसाल के तौर पर वो बना हुआ है C5H12, ये C5H12, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, किन है जी, H12 भी है जी, तो इस हालत में हम क्या कहते हैं, N पेंटेन है, तो ये पेंटेन ही। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। जी ये भी तो पेंटेन ही है। अगर आप देखें तो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, फार्मूला तो वही है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आइसो पेंटेन। वाई? एक नंबर, दो नंबर कार्बन पे लगा हुआ है। आई बात समझ? अच्छा दूसरा मानिए, अगर नहीं सर यहाँ पे ये तो नहीं, दूसरा मानिए अगर डिफरेंस जी कर लें जी, इससे चेंज है कि नहीं, तो दूसरा मानिए तो फिट हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना,
बट आपके पास जो केमिकल फार्मूला वो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो तो सेम है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज है। बस यही जो चेंज आ रहा है ना, ये फिनोमिना आपके पास क्या आइसोमेरिज्म। जैसे मिसाल के तौर पर ये ले 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर फिर चेंज। अब क्या है जी, नियो पेंटेन, ये भी पेंटेन, ये भी पेंटेन, ये भी पेंटेन, बट रिस्पेक्टली इसके जो स्ट्रक्चर हैं उन स्ट्रक्चर्स के हिसाब से इनके नामों में तब्दीली आई। समझ में आई बात की नहीं आई? क्लियर है बेसिकली सारे के सारे बेसिकली सारे के सारे पेंटेन। तो ये क्या है, ये आपके पास आइसोमेरिज्म है। क्या है ये? लास्ट बात आज की, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। कार्बन के जो आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कंपाउंड कह लें, उनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन का, उसकी स्ट्रेंथ क्या है? आप सब जानते हैं इसके बारे में, बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा भूले हुए होंगे या कंफ्यूजन होगी कि पता नहीं सर कौन सी रॉकेट साइंस बताने वाले हैं। इफ यू रिमेंबर, यू स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर नंबर 4, वहां पर आपने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड, और वहां पे आपने ये पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टू मच स्ट्रांग बॉन्ड। व्हाई? क्योंकि ये ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, इसके जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसी वजह से ये कार्बन कार्बन के दरमियान में हो, तो चाहे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ हो, जैसे भी, तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ। लाजमी सी बात है, देखिए मैं दो चीजों के दरमियान, भारी चीजों के दरमियान जितनी लंबी रस्सी करूंगा उतनी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? फासला बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लेकिन जितना ज्यादा फासला कम कर दूंगा स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो जनाब जितना ज्यादा कार्बन के साथ हम ये जो बॉन्ड बनाता है वो स्मॉल साइज का होता है। जब साइज स्मॉल होगा तो क्या होगा? स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वही बात है जो मैं 9 में पढ़ कर आए हैं। बस सिर्फ उस क्वेश्चन को ऐसा बनाया कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन के बच्चा कहता है कि ये क्या क्वेश्चन क्या है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस की समझने वाली बात है क्या? आपको पता है इसका आंसर कि आपके पास ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, इट्स टू मच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्लियर है जनाब? ओके, और ये याद रहे कि एवरी कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज। ओके, अब ये ना हो कि कार्बन को हटा के कुछ और आया तो आपके नहीं सर ने तो कार्बन का बताया था। नहीं, बात है फोकस करना है कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, फोकस इस पर नहीं करना, फोकस कोवेलेंट बॉन्ड पे करना है। याद रहे कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही होता है। क्लियर जी? क्लियर? If you have any question about today's lecture, so please tell your question. I will explain you with complete description inshallah. Otherwise, आज के लिए इतना ही काफी, काफी, शाफी।